हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पर सारे वीडियोस जरूर देखते होंगे, पढ़ते होंगे, समझते होंगे और आप पूरा पूरा वीडियो देखते हैं अच्छी समझ के लिए। तो आप सभी का धन्यवाद। लेकिन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करिए कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है, मेरी टीचिंग कैसी लगती है और क्या आप लोग मॉडिफिकेशन चाहते हैं, क्या इन क्लासेस में चेंजेस चाहते हैं, तो जरूर बताइएगा। आप सभी के सजेशंस का मुझे इंतजार रहता है। हम उसके हिसाब से देखेंगे कि कैसे अपने चैनल में और भी मॉडिफिकेशन किया जाए जिससे आप लोगों के हिसाब से क्लासेस हों। किस तरह की क्लासेस आप और लाना चाहते हैं, आप लोग देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम लोग बिना रुकावट हमारी क्लास को यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है वो है चिड़िया की बच्ची, जो कि हिंदी एनसीईआरटी, ओके 1 सेकेंड, ओके, जो है हमारी हिंदी क्लास 7 वसंत भाग 2 का चैप्टर है, पार्ट 9, क्लास 7 का। ये है बहुत खूबसूरत चैप्टर है, चिड़िया की बच्ची। ये अगर हम देखा जाए साहित्य की जो विधा है गद्य और पद्य, तो ये गद्य विधा में गद्य भाग का ये कहानी का एक विधा है, कहानी की एक विधा है। ठीक है, तो ये कहानी है, गद्य विधा में ये कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है। इसे लिखते हैं श्री जैनेन्द्र कुमार और इस कहानी के जरिए जैनेन्द्र जी ने बहुत ही खूबसूरत संदेश सभी को दिया है। तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय, जो कि 1905 में इनका जन्म होता है और 1988 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हम लोग देखेंगे कि इनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा है। तो इनका प्रारंभिक जीवन, इनका जन्म होता है 2 जनवरी को और इनका जन्म होता है 2 जनवरी 1905 को कड़ौरियागंज, और अलीगढ़ में इनके बचपन का नाम होता है आनंदी लाल। पिता का निधन जैनेन्द्र के 2 वर्ष की आयु में होता है। पालन पोषण उनकी माता और मामा ने किया है। इनके पिता की मृत्यु के बचपन में हो जाती है, जब ये 2 साल के थे। तो इनका जो लालन पोषण था वो इनकी माता और मामा ने किया। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि इनका पालन पोषण उनकी माता और मामा जी ने किया। इनकी जो शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा मतलब बेसिक एजुकेशन, कहाँ पर होती है? हस्तिनापुर के गुरुकुल में होती है। 1912 में ये गुरुकुल छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? बिजनौर आ जाते हैं। 1919 में पंजाब में इन्होंने मैट्रिक पास किया और उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले जाते हैं। 1921 में पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। व्यवसाय और साहित्यिक यात्रा 1921 से 23 तक इन्होंने व्यापार किया, लेकिन बाद में इन्होंने बिजनेस अपना छोड़ दिया। 1923 में नागपुर में संवाददाता के रूप में काम करते हैं। उसी वर्ष इनकी गिरफ्तारी होती है। 3 महीने बाद ये रिहा होते हैं। तो किस लिए? क्योंकि भारतीय आंदोलन में जो हमारा देश के लिए असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें ये जुड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनको 3 महीने की मतलब जेल हो जाती है और 3 महीने बाद ये छूटते हैं। 1924 में इन्होंने लिखने का काम शुरू किया।
इनका साहित्यिक योगदान, मुख्य विधाएं इन्होंने लिखी है उपन्यास और कहानी। तो जैनेन्द्र कुमार जी ने जो इनका केंद्र रहा है अपने हिंदी साहित्य में, वो कहाँ तक रहा है, कहानी और उपन्यास, ये इनके मेन मेन ये थे, मुख्य विधाएं थी। अब प्रेमचंद के समानांतर विचारधारा परंतु गद्य में नवीन प्रयोगशीलता। अब हिंदी गद्य में पारदर्शी भाषा, नया तेवर, सिंटेक्स प्रदान किया और इनकी प्रयोगशीलता ने आगे जैसे लेखकों के गद्य को प्रभावित किया। मुख्य तिथियां होती हैं 24 दिसंबर 1988, क्योंकि यहाँ पर इनका निधन हो जाता है। इनकी विशेषताएं क्या रहती हैं कि इन्होंने हिंदी कहानी में प्रयोगशीलता आरंभ किया, प्रयोग करना स्टार्ट किया। भाषा और शैली में इनका अद्वितीय नाचर था, बहुत ही प्रखर थे ये भाषा यूज करने में, और किस तरह की शैली इस्तेमाल करते थे उसमें ये एकदम प्रखर थे, अद्वितीय थे, मतलब इनके जैसा कोई था ही नहीं। आज की हिंदी गद्य पर इन्होंने बहुत ही गजब की एक अनोखी छाप छोड़ी है, जिसका उदाहरण ये पाठ खुद है, चिड़िया की बच्ची। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी साहित्य में गद्य निर्माण में एक अनूठा योगदान दिया गया। 1971 में इनको पद्म भूषण मिला, 1971 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए। इनके उन्होंने उपन्यास लिखी, परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, और कहानी संग्रह इनकी होती है फांसी। ये वाला ना एग्जाम में पूछा जाता है, जैनेन्द्र कुमार की फांसी। वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंधि, जैनेन्द्र की कहानियां। फिर निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, ये और वे, स्थिरता, समय और हम, परिप्रेक्ष्य, साहित्य और संस्कृति। इनके साहित्य और संस्कृति निबंध संबंधी जो निबंधों का संग्रह है उसमें ललित शुक्ल ने संपादित करके और प्रकाशित किया था। अनुदित ग्रंथ मतलब जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था वो था मंदालिनी नाटक है, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह, पाप और प्रकाश जो कि नाटक रहा, सलेखन तपोभूमि जो कि उपन्यास रही है ऋषभ चरण जैन जी का, संपादित ग्रंथ साहित्य चयन, विचार वल्लरी, सहायक ग्रंथ, ये इनके मेन इन्होंने इनके ये सारे कार्य थे साहित्य, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए। अब थोड़ा सा जैनेन्द्र जी के बारे में जान लेते हैं। जैनेन्द्र जी ने अपने पथ के अनूठे क्या थे, अन्वेषक थे। उन्होंने प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ के मार्ग को कभी नहीं अपनाया जो अपने समय का राजमार्ग था, लेकिन वे प्रेमचंद के विलोम नहीं थे। प्रेमचंद क्या थे, यथार्थवादी थे। समाज में मौजूद जो समस्याएं हैं उनको उन्होंने कहा कि अपनी लेखनी के माध्यम से बताया है कि आपको यथार्थ में जीना है, जो आपके पास है उसका सामना करिए, जो नहीं है उसका भी सामना करिए, लेकिन किसी से लेकर और अपना गुजारा नहीं करिए। अपनी प्रतिष्ठा को बताने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दूसरों का सहारा नहीं लीजिए। जैसा कि वे बहुत से समीक्षक सिद्ध करते रहे हैं, वे प्रेमचंद के पूरक थे। प्रेमचंद और जैनेन्द्र के साथ साथ रखकर ही जीवन और इतिहास की समग्रता के साथ समझा जा सकता है। जैनेन्द्र का सबसे बड़ा योगदान कहाँ पे रहा, हिंदी गद्य के निर्माण में। कहाँ पे रहा, हिंदी गद्य के निर्माण में। तो जैसे मैंने बताया कि कहानी और नाटक उनका मुख्य उनकी विधाएं रही। भाषा के स्तर पर इन्होंने जो उनके द्वारा गई, जो इन्होंने हिंदी में तोड़फोड़ को हिंदी में तराशने का अनुभव का जो अभूतपूर्व काम किया है, अगर जैनेन्द्र जी के नाटक नहीं होते तो आगे का गद्य संभव ना होता। ठीक है, ये देखो, ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि अगर जैनेन्द्र जी का गद्य नहीं होता, ठीक है, अगर वो गद्य में नहीं लिखते तो आगे का गद्य भी संभव नहीं होता। हिंदी कहानी ने तो प्रयोगशीलता का पाठ जैनेन्द्र से सीखा ही, साथ में जैनेन्द्र ने हिंदी को एक पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी, एक नया उसको चेहरा दिया, एक नया उसका पुनरुत्थान करके दिया हिंदी को, और उसका नया तेवर दिया, नया सिंटेक्स दिया। आज हिंदी गद्य पर जैनेन्द्र जी की अमिट छाप है। गद्य तो चले आ रहे थे गद्य, लेकिन जो उसमें एक नवीनता आई,
ठीक है। एक पारदर्शी आई, हिंदी में एक तेवर आया, वो किसके वजह से आया? सिंटेक्स देखने को मिला, किसकी वजह से? जैनेन्द्र कुमार जी की वजह से। उन्होंने हिंदी को, हिंदी भाषा को, हिंदी गद्य को एक नई तस्वीर दी। माधव, अब देखिए यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है, नन्ही चिड़िया। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनाई। तो ये माधव दास जो है ना, बहुत बड़ा आदमी है, सेठ है। इसके सामने, उसके सामने माधव दास ने संगमरमर की एक कोठी बनवाई थी। उसके सामने बहुत सुहाना बगीचा था। तो जहां माधव दास ने अपने संगमरमर की कोठी बनाई थी, ठीक है, उसके सामने एक बहुत सुंदर सा क्या था? बगीचा था। ठीक है, ये उनका घर है और इसके सामने इनका एक बहुत सुंदर सा बगीचा था। उसमें उनको कला से बहुत प्रेम था, आर्ट से बहुत प्रेम था। पैसों की तो उन्हें कमी नहीं थी और दुख दरिद्र उनको छू नहीं सकता था। सुंदर अभिरुचि के आदमी थे और फूल पौधे रकाबियों से हाजों में लगे फवारे, मतलब फवारे, फूल पौधे, रंग बिरंगे के खुशबू वाले फूल और फवारे थे, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। समय भी उनके पास काफी था। शाम को जब वो गर्मी ढल जाती, शाम की गर्मी, जब दिन ढल जाता, तब आसमान कई रंग का हो जाता। तब वो कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर और मसनंद के सहारे बैठते। मसनंद क्या होता है? एक तो कुशन होता है आपका, ऐसा स्क्वायर में होता है, उसको कभी कभी आप सोफे पर ऐसे भी रखते हो, और मसनंद जो होता है ना, वो इस तरह का होता है। तो वो वहां पर लगा के, और वो क्या करते, उसी के सहारे वो बगीचे में बैठे रहते, प्रकृति की छटा निहारते, मानो उनके मन को तो जैसे उससे तृप्ति मिलती हो। मित्र बहुत आते थे उनके। अब वो काम क्या करे, तो उनके पास तो समय ही समय था, तो पैसे रुपए की तो कोई कमी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अगर वो नौकरी करने जाएंगे तो उनका घर चलेगा नहीं, पैसे बहुत थे। तो जब उनके दोस्त आ जाते तो उनके साथ बैठ के बातचीत करते, हंसते बोलते, जोक्स क्रैक करते। और ऐसे ही वो एक दिन हक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में अपने संध्या को क्या करते, स्वप्न की भांति बिताते। तो बहुत सोच विचार करते थे और आकाश को निहारते, प्रकृति की छटा को निहारते और उसी में वो रमे रहते और अपना दिन और शाम इस तरह से वो बिता देते थे। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। आज बादल दिख रहे थे आकाश में, और धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। आकाश में बादल लगे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, और उसमें से धूप की, मतलब सनलाइट की किरण ऐसे हल्के हल्के दिख रही थी। माधवदास मसंद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। पर लेकिन उनके पास सब कुछ होते हुए भी किसी चीज की उनको कमी लगती थी। उस दिन शाम का समय था और सामने गुलाब के पेड़ पौधे लगे थे। गुलाब के पौधों की डालियों पर एक चिड़िया आके बैठती है। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे, मतलब डार्क ब्लू पर्पलिश इस तरह के कलर के थे, और नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी की थी। बड़ी खूबसूरत सी चिड़िया आके बैठती है गुलाब के पौधे की टहनी पर। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। अब चिड़िया क्या जाने कौन माधवदास और कौन सी सत्ता, लेकिन थोड़ी देर वो उड़ रही होगी तो उसको आराम करना होगा, तो आके बैठ जाती है। कभी पर हिलाती थी तो कभी फुदकती, कभी अपने पंखों को हिलाती तो कभी एक जगह से दूसरी जगह कूदती। बहुत खुश मालूम हो रही थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकालती। और माधवदास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। अपनी स्वच्छंदता उसे बहुत प्यारी लगती थी, अपनी आजादी बहुत प्यारी लगती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया को उस डाल पे थिरकता देखते रहे, कि वो देख रहे थे कि चिड़िया कितनी खूबसूरत है, इस डाल पर कैसे यहाँ से वहां कूद रही है, फुदक रही है, खुश है, अपनी आजादी को सेलिब्रेट कर रही है। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। जो भी वो सोच रहे थे, बड़ी गहरी चिंतन में थे, डीप थिंकिंग में थे, उससे वो बाहर निकल गए आगे, और वो चिड़िया को देखने लगे। तो जो कुछ भी उनके दिमाग में
एक संकल्प चल रहा था, कुछ सोच रहे थे, वो सोच क्या हो जाती है, कुछ समय के लिए वो भूल जाते हैं कि मैं कुछ सोच रहा था, उस चिड़िया को देखने लगते हैं। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब वो चिड़िया उनको पसंद आ गई, अब वो चिड़िया से बातें कर रहे हैं कि ये गार्डन तुम्हारे लिए है। तो देखो यहाँ पर ना बहुत बड़ी बात बताई गई है इस चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया में। इस पाठ में, इस कहानी के माध्यम से ज्ञानेंद्र जी ना बच्चों को इशारा दे रहे हैं, बच्चों को समझाना चाहते हैं कि हाँ, जैसे हम लोग बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं ना, मम्मी पापा के साथ जाते हैं, बहुत सारी चीज हमें क्या अट्रैक्टिव लगती है, लुभावनी लगती है, तो हम क्या होता है उधर की ओर जाते हैं। और लोग क्या करते हैं, बैलून बेचने के लिए या टॉयज बेचने के लिए हमारे पास आते हैं, बोलते हैं आओ आओ ले लो, ये देखो। तो कभी इस तरह से होना तो उस वहां पर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग दो तरह के थे, कुछ तो अच्छे लोग होते हैं और कुछ बुरे लोग होते हैं। लेकिन बच्चों का मन कैसा होता है, भोला भाला होता है, उन्हें अच्छे और बुरे की समझ नहीं होती है। तो बच्चों को इस तरीके से फंसा के और वो उन्हें बच्चों को उठा ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चिड़िया के माध्यम से जो ज्ञानेंद्र जी ने बताना चाहा है कि चिड़िया भी छोटी सी थी, उसका भी किडनैपिंग होते होते किस तरीके से वो बचती है, और सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है उसको, अपनी माँ के पास मिलता है। वैसे ही लेखक ज्ञानेंद्र जी बता रहे हैं कि आप बच्चों को ये समझदारी होनी चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो। कभी जब गलत होने वाला रहता है ना तो हमें ना डर लगता है, तो हमें उस डर को पहचानना चाहिए कि हाँ कुछ गलत होने वाला है और वहां से निकल जाना चाहिए। और जब भी बच्चे बाहर जाएं तो अपने पेरेंट्स के साथ में रहें, अपने अभिभावक के साथ में रहें, उनका हाथ पकड़ के चलें और अपनी मम्मी पापा की हर एक बात माने। कोई भी लवारिस टॉयज पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, उसे नहीं छूना चाहिए। उसी के माध्यम से बच्चों को उठा लिया जाता है और बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं। तो यहीं पर ये चीज बताया गया है। अब देखो आगे कहानी क्या मोड़ लेती है। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर की बात उनसे की जा रही थी, बात किए जा रही थी, वह एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाऊंगी। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ हाँ बगीचा तो तुम्हारा ही है, ये मेरा बगीचा है, लेकिन हाँ तुम यहाँ बैठ सकती हो। अभी वो अपनी प्रॉपर्टी बताता है, जो माधवदास सेठ है वो अपनी प्रॉपर्टी का व्याख्यान करता है, अपनी उस चिड़िया से बोलता है, ये जो संगमरमर की कोठी है ये भी मेरी है, ये पार्क भी मेरा है और ये कोठी भी मेरी है, लेकिन तुम इसे अपना समझ सकती हो जब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम कैसी भोली हो, किसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश है। तो जब वो चिड़िया उड़ना चाहती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम बहुत प्यारी हो, तुम बैठो, मेरा मन तुमसे जुड़ गया है, मेरा मन तुम्हारे साथ लग गया है, बैठो बातें करते हैं। चिड़िया कुछ सकुचा जाती है, थोड़ा सा घबराती है, उसे बोध हुआ कि उससे गलती तो नहीं हुई वहां पर बैठ के। वो थिरकना रुक गई, जो कूद फान कर रही थी वो स्टेबल हो जाती। भयभीत सी वो बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, ओ मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सुना है, वहां कोई चहचहाता ही नहीं है, तुम्हें देखकर रानियों रानियों का जी बहलेगा, तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा के खेलने और फूलों से बात करने, मैं जरा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है। ओके, अब सांझ हो गई है। अब वो कहती है कि अब सांझ हो गई है और मेरी माँ मेरा रास्ता देखती होगी, मैं माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें,
आप सोचो नहीं, बस मैं तुरंत जा रही हूँ, मेरी माँ से का से मैं बात कर माँ के पास जाना चाहती हूँ। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, तुम क्यों अपनी माँ के पास जा रही हो? देखो तुम्हारे पास इतना गार्डन है और तुम वहां पर ये कर सकती हो, ठीक है, तुम यहाँ पर मजे से रहो। देखो पानी खेल रहा है, वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। महल के चलो जाने, तुम चली जाओगी तो क्या क्या ना पाओगी, यहाँ अगर रहोगी तो तुम क्या क्या नहीं पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां सब वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का वह बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगी, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम भी खुश रहना। और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ फिर सारे सुख मिलेंगे। मेरी भोली गुड़िया चिड़िया बहुत डर जाती है। अब चिड़िया को क्या करना है, सोने और मोती के पिंजरे से, सोने के कटोरी से उसे क्या करना है? उसे तो बस उसे माँ चाहिए, वो तो बस घूमने आई थी, है ना। वो डर जाती है कि ये सब क्या बोले जा रहा है। चिड़िया इन बातों से डर जाती, वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसा गलती नहीं होगी, मैं यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम जो कह रहे हो बातें मुझसे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी माँ के घोंसले में बहुत सुनहरी धूप आती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ लाती है और मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती है? अब बच्ची है, वो चिड़िया है, वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, तुम क्या कह रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो बस मेरी माँ के पास जाना है, शाम हो रही है और माँ मेरा रास्ता देख रही होगी। माधवदास कहता है कि चिड़िया तुम तो बहुत भोली हो, तुम मुझे नहीं जानती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। चिड़िया मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास बोलता है, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने तो कुछ जाना ही नहीं, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वही मैं दे सकता हूँ। चिड़िया पर मुझे, मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया तो निरी अनजान है, मतलब तुम बहुत अनजान हो, मुझे खुश करोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। अब माला माल क्या होता है, चिड़िया को इससे क्या लेना देना। तो चिड़िया बोलती है कि तुम तो सेठ हो, मैं नहीं जानती कि सेठ क्या होता है, मैं नहीं जानती कि माला माल क्या होता है, तुम बहुत बड़े हो, ठीक है, कुछ पर सेठ कोई बड़ी बात होती तो होगी, मुझे उससे क्या लाज करना, मैं अनसमझ ठहरी, मुझे तो बस माँ प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या करूंगी, मैं नहीं जानती कि मालामाल किसे कहते हैं, और मुझे क्या, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। तो सेठ बोलता, अरे चिड़िया तुम्हें तो बुद्धि ही नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना जगत की तो तृष्णा है, मतलब सभी को तो सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए, सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, तू देखती रह जाएगी, उसके भीतर तो थिरक थिरक कर यहाँ से वहां घूमेगी खेलेगी, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तुझे जो पानी पीने के लिए कटोरा चाहिए वो भी सोने का होगा। चिड़िया, वह सोने की सोना, वह सोना क्या चीज होती है, सिर्फ तू नहीं क्या जानेगी चिड़, जो चिड़िया जो है, सोने का जो मूल्य होता है, सीखने के लिए तो तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सेठ माधवदास तुमसे बात कर रहे हैं, जिससे मैं बात कर लेता हूँ ना तो उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग बाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की तो संख्या ही नहीं, कितने मेरे पास कोठे हैं, कितने बाग बगीचे हैं, दास दासियों की तो कोई सीमा ही नहीं है। तुमसे तो मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, मेरा मन खुश हो गया है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है।
री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, कुछ नहीं समझी, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी, माँ मेरा रास्ता देख रही होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस पर पास पे फूल के जो तने देखा तूने, यह एक ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसी अनगिनती फूल मेरे बगीचे में है, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उसकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरे चित्त को, तूने मेरे मन को खुश किया है, और ये सब फूल सब कुछ तुम्हारे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? मतलब जो कुछ यहाँ पर है, फूल, पत्तियां, बगीचा, सोने का पिंजरा, सोने का कटोरा, उसके सामने तुम्हारी माँ क्या है? तुम्हें सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, लेकिन वो तो चिड़िया की बच्ची है। चाहे चिड़िया की बच्ची रहे, चाहे इंसान का बच्चा रहे, उसे तो उसकी माँ के आगे तो उसे कुछ दिखता नहीं है। वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू वो अपने को नहीं देखती? कितनी सुंदर तेरी गर्दन है, कैसे रंग और कैसा मूल्य को तू क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तुझे मूल्य को चमका दूंगा, तुम्हारे वैल्यू को मैं बढ़ा दूंगा। तूने तो मेरे चित्त को छू लिया, खुश कर दिया है। तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, मैं इतना नहीं जानती कि मेरी माँ है, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है, रात हो रही है। सेठ, मुझे रात मत रोको, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है, मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती है तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, और तुम बहुत सुंदर हो। उसकी तारीफ करता है कि अब चिड़िया किसी भी तरह रुके, क्योंकि उसके अब तो वो जानता है कि चिड़िया रुकेगी नहीं, तो उसके दिमाग में अलग अलग आइडियाज आ रहे हैं कि उसे वो कैसे पकड़ ले, उसको किडनैप कर ले जबरदस्ती। दूर कोटिया कहने के साथ सेठ ने बटन दबा दिया। धीरे से सेठ ने बटन दबाते ही अंदर से आवाज हुई और दास जो है उसका झटपट आया। ये इतनी तेजी से हुआ ये पूरी प्रक्रिया कि एक नौकर आ जाता है फटाफट उसको पकड़ने के लिए, कि चिड़िया की बच्ची समझ नहीं पाई। और सेठ कहते, तुम अभी माँ के पास जाओ, वो तुम्हारा रास्ता देखती होगी और कल फिर आओगी ना। मतलब वो उसको कह रहे हैं कि तुम जाओ, लेकिन वो उस चिड़िया को कैद करना चाहता है। उसके लिए उसने एक दास को बुला लिया है और बुला के उस बच्ची को, उस चिड़िया की बच्ची को बातों में किस तरीके से फंसा रहा है। कहते हैं, तुम कल फिर आना, ये बगीचा तुम्हारा ही है, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही होगी, जाओ। कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया कि चिड़िया को पकड़ने में के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सचमुच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है? आई, भाई बहन? अच्छा चिड़िया, 2 बहन 1 भाई है, मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन में भीतर जाने के क्यों बेचैन नहीं थी, वह चौकनी हो चारों ओर देखती रही। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी। तो वो चिड़िया की बच्ची को अपनी बातों में फंसा रहा है ताकि उसका जो दास है, नौकर है, उस चिड़िया को पकड़ ले पीछे से। चिड़िया, तुम अपने घर को इतने और हाल सुनाओ, हाँ मत जाओ। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी, मैं राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को ऐसा एहसास हुआ कि उसको किसी कठोर चीज ने टच किया। वह चीख कर चिचियाई, बहुत जोर से चिल्लाई और एकदम से वो उड़ जाती है। नौकर के फैले हुए पंजे, मतलब नौकर दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना चाहता है तो उसके टच तो होती है लेकिन वो उड़ जाती है और एक सांस में अपनी माँ के पास जाती है और माँ के गोद में गिरकर सुबक जाती है और बोलती है, ओ माँ, ओ माँ। जैसे बच्चा डर जाता है ना तो अपनी माँ के पास जाता है। चिड़िया की बच्ची, माँ ने बच्ची को छाती से चिपका कर कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से चिपक गई और बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। माँ, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर तक ढांढस बांधा और वह पलक मीच उसकी छाती से चिपक कर सोई रही, जैसे अब पलक खोलेगी ही नहीं। मतलब वो इतना डर गई थी कि आज तो वो बाल बाल बच गई, नहीं तो उसे तो वो जो सेठ माधव दास था उसे पकड़ लिया होता। तो इस कहानी के माध्यम से जैनेंद्र कुमार जी ने हमें बताना चाहा कि हमारे आसपास के लोग अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है। कुछ लोग अच्छा दिखाते हैं कि वो अच्छे हैं लेकिन वो वैसे होते नहीं।
तो उनसे बच के रहना चाहिए। बच्चों को लालच देते हैं कि हमको ये देंगे, वो देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे। हमें उन सब बातों से क्या रहना है, परे रहना है। और माधवदास ने चिड़िया की बच्ची को कैसे कैसे लालच दे रहा था, लेकिन वो उस लालच में वो आई नहीं और अपनी सूझबूझ से वो क्या अपनी समझदारी से वहां से बच निकली। तो बच्चों को भी हमेशा सावधान रहना है। इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इस चैप्टर से जुड़े क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज में जल्दी ही आप लोगों के सामने लेकर आऊंगी। तब मिलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और मेरे चैनल पर बने रहिए।